डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट, जिसमें भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, जिसमें अपन ने पहला लेसन कल की कक्षा में पढ़ा था। भारत की विदेश नीति की कुछ विशेषताओं के संबंध में, इसी के संबंध में आज आगे बढ़ते हैं अपन गुट निरपेक्षता के संबंध में। तो सबसे पहले देखते हैं अपन गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। यानी कि गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है, गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है जिसका अर्थ होता है, यानी कि विश्व के किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना। अर्थात किसी भी सैनिक संगठन से कोई जुड़ाव नहीं रखना। जैसे कि अपन सब जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया दो महान गुटों में बंट गई थी, जो एक था नाटो और एक था सिंटो। और दोनों ही ये गुट थे। इनमें से एक गुट का नेतृत्व जो नाटो था, उसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, जो पूंजीपतियों का संगठन था, और एक साम्यवादियों का संगठन था सिंटो, जिसका एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ रूस। दोनों ही उस समय की महाशक्तियां थी, आज भी हैं खैर। लेकिन उस समय अपनी अपनी प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए पूरी दुनिया को इन्होंने दो गुटों में बांट दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने। और उसी समय अपना देश आजाद हुआ 1947 के अंदर। तो भारत के सामने एक प्रकार से ये चुनौती थी कि अपन नवोदित राष्ट्रों में आते हैं, अभी अभी गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले हैं, किस प्रकार से अपनी विदेश नीति का निर्धारण करें, किस प्रकार से विश्व में अपने संबंध स्थापित करें। इसी संबंध में लेकर उस समय के अपने देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, जो कि उस समय जो दो गुट थे, उन दोनों ही जो सैनिक गुट थे, उन दोनों से ही अलग रहने का निश्चय किया। और इस प्रकार की नीति को ही अपन क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता। अर्थात किसी भी सैनिक संगठन से कोई जुड़ाव नहीं रखना, या सैनिक संगठन से अलग रहकर अपन कह सकते हैं कि विदेश नीतियों का निर्धारण करना, जो क्या कहलाता है, गुट निरपेक्ष कहलाता है। और उस समय के जो दो महान गुट थे, वो थे, एक तो था नाटो, जिसका पूरा नाम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल, इसकी जो स्थापना हुई थी नाटो की, उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और उस समय इसमें लगभग 10-12 देश थे, जैसे बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए इसका नेतृत्व कर ही रहा था। और इस संगठन का जो ताल्लुकात था, वो था पूंजीपतियों से या पूंजीवादी व्यवस्था से। और इसका पूरा नाम था इसे उत्तरी अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ध्यान में रखना है, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के जो सामने था, जो साम्यवादियों का संगठन था, वो था सिंटो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ये मुख्यतः साम्यवादियों का था। इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, और जो ये नाटो था उसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो उस समय ये भारत ने ये निर्णय लिया कि अपन दोनों ही गुटों से अलग रहेंगे। ये क्यों रहेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो अभी अपन ने ये देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दो संगठन बने। उस समय जो नवोदित राष्ट्र थे उनके सामने एक चुनौती थी एक प्रकार से। तो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए एक सम्मेलन हुआ था, बांडुंग सम्मेलन 1955 में। बांडुंग सम्मेलन 1955 में, उस समय यह अस्तित्व में आया। उसके बाद में 1961 ईस्वी में बेलग्रेड के अंदर बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। इस बेलग्रेड सम्मेलन के अंदर ये जो गुट निरपेक्ष था ये अस्तित्व में आ गया। ये इसकी अपन कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की जो पहली बैठक थी वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, प्रथम बैठक ये बना था। इस समय ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत हो गई थी, प्रथम बैठक बेलग्रेड में 1961 में। ये बेलग्रेड है, ये यूगोस्लाविया के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जो संस्थापक राष्ट्र थे वो कौन कौन से थे और उनके जो नेता थे वो कौन थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश। भारत भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य रहा है। भारत, जिसका नेता था पंडित उस समय के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, यह आपको ध्यान में रखना है। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टिटो, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जोसेफ ब्रोज टिटो। और जो मिस्र के थे वो थे अब्दुल नासिर, और इंडोनेशिया के थे सुकर्णो। ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ में घाना का भी था एनक्रुमा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये इसके संस्थापक सदस्य थे। तो भारत इस गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी ये यूगोस्लाविया में हुई थी 1961 में, जिसको अपन बेलग्रेड सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह तो हो गया इसका अर्थ और इसकी स्थापना। स्थापना किस लिए हुई है अपन ने देखा है अभी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दो गुट बने हुए थे उसके विरुद्ध में कह सकते हैं या उससे अलग रहकर एक प्रकार से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण के लिए इस गुट निरपेक्षता की शुरुआत हुई, जिसके संस्थापक सदस्य भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, घाना, इंडोनेशिया ये थे। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई वह हुई 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन, बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका अर्थ हो गया कि एक ये गुट निरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो विश्व के किसी भी जो सैन्य संगठन होता है, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे की विद्वेषता के प्रति बना होता है, उससे अलग रहकर स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीतियों का निर्धारण करना। तो ये तो हो गए इसकी प्रारंभिक कुछ बातें। अब अपन देखते हैं कि भारत ने इस गुट निरपेक्षता नीति को क्यों अपनाया। यानी भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत ने इस नीति को अपनाया था। क्योंकि अपन सब जानते हैं कि उस समय भारत गुलामी की जंजीरों से काफी हद तक प्रयासों के बाद
बाहर आया था तो भारत ये नहीं चाहता था कि वो किसी के अधीन रहते हुए अपनी विदेश नीतियों का निर्धारण करे, दोबारा से वो किसी की गुलामी की जंजीरों में जाए। इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत ने किसी भी गुट के साथ न जुड़कर विश्व में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता था किसी एक गुट के साथ जुड़कर। अर्थात विश्व में किसी गुट के साथ मिलकर तनाव उत्पन्न नहीं करना चाहता था, यह आपको ध्यान में रखना है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना चाहता था जो किसी के प्रभाव से में न हो, अर्थात प्रभाव मुक्त हो। और इस उद्देश्य के लिए इन्होंने इस गुट निरपेक्षता की नीति को भी अपनाया था। और साथ में ही भारत में जो आर्थिक विकास के लिए जो दो महाशक्तियां थी, यूएसए और सोवियत संघ, इन दोनों के साथ ही भारत बराबर के संबंध स्थापित करना चाह रहा था, अर्थात उन दोनों से ही सहायता प्राप्त करने के पक्ष में था। इसलिए भारत ने इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। और गुट निरपेक्षता नीति भारत की सामाजिक दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, भौगोलिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मांगों के एक प्रकार से अपन कह सकते हैं इन सभी के अनुरूप थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी भारत ने इस गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया। और साथ में ही अगर अपन बात करते हैं भारत की गुट निरपेक्षता नीति, अपन कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण वाली बहुलवादी जो संस्कृति है इसके भी अनुकूल थी, क्योंकि भारत किसी एक गुट में शामिल होकर किसी एक, जैसे अगर यूएसए में शामिल होता तो सोवियत संघ नाराज होता, सोवियत संघ में नाराज मिल जाता तो ये अपने अमेरिका का जो नाटो संगठन था वो नाराज होता। तो इस प्रकार की स्थिति भारत उत्पन्न नहीं करना चाहता था। तो इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारत ने इस गुट निरपेक्षता की नीति को अपने विदेश नीति के अंदर शामिल किया था। अब देखते हैं अपन गुट निरपेक्षता के संदर्भ में वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता। गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन सब जानते हैं लगभग गुट निरपेक्षता आंदोलन को 50 वर्ष से अधिक हो गए। इन्होंने इस समय में अनेक उपलब्धियां भी हासिल की है, क्योंकि अपन इसके संबंध में अच्छे से जानते हैं। ये जो ये अपने गुट निरपेक्षता की नीति है, ये उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद इन दोनों के विरोध करता है, यानी इन दोनों का ही स्थान नहीं है। और इधर अपन इसके अर्थ में ये देख पढ़ा था कि जो ये गुट बने हैं, जो किसी संगठन में शामिल नहीं होना, इसका मतलब ये भी नहीं था कि बिल्कुल भारत तटस्थता की नीति पर था, बिल्कुल भी नहीं था। भारत ने बिल्कुल इस गुट निरपेक्षता की नीति में स्पष्ट किया कि हम जो सही करेगा उसका पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे, जो गलत करेगा चाहे वो कौन सा भी गुट क्यों ना हो उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो एक प्रकार से इस तटस्थता की नीति के क्या था, विरोध में था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ में इसी के संबंध में अब आगे बात करते हैं। उस समय जो अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जिसको अपन दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं, एशिया महाद्वीप है, उस समय के बाद जितने भी ये जो राष्ट्र थे, जो एक प्रकार से दूसरे राष्ट्रों के अधीन थे, उनको एक प्रकार से आजादी दिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। और साथ में ही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो नवोदित राष्ट्र थे, नवोदित
राष्ट्र, नवोदित राष्ट्र का अर्थ हो गया जो नए नए आजाद हुए थे, पहले किन्हीं भी देशों के वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जो इस प्रकार से बाहर आए, उसको एक प्रकार से इस गुट निरपेक्षता की नीति ने एक आधार, जिसे अपन संबल बोलते हैं, आधार प्रदान किया, जिसके तहत वो अपने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करते हुए अपने राष्ट्र का विकास कर सके। किस प्रकार से वो अपने विकास के मार्ग पर अपन कह सकते हैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, उसका जो आधार है वो इस गुट निरपेक्षता आंदोलन ने दिया था। लेकिन इसी बीच ये इस प्रकार से लगातार चलता रहा। अंत में 1991 में आते आते एक गुट का अपन कह सकते हैं कि नाश हो गया, अर्थात एक गुट टूट गया। वो टूटा था शिंटो गुट टूटा, साम्यवादियों का, यानी अर्थात सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे 1991 के अंदर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एक प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई, और उसके बाद में इस गुट निरपेक्षता का जो औचित्य है, गुट निरपेक्षता का औचित्य, उस पर अपन कह सकते हैं एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह उठने लग गए थे, प्रश्न चिन्ह उठने लग गए कि अब इसका कोई उद्देश्य नहीं रहा। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुट निरपेक्षता का वर्तमान में औचित्य नहीं रहा, इसके संबंध में आपके क्या विचार हैं, बताइए। तो आपको बताने हैं कि वर्तमान में भी इस शीत युद्ध की समाप्ति अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद भी लगातार इस गुट निरपेक्षता का औचित्य वर्तमान में भी बराबर बना हुआ है, क्योंकि आज भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गुट निरपेक्षता की नीति इस आंदोलन के तहत अपन इस को सुदृढ़ स्थिति में, अर्थात अपन कह सकते हैं इसके पक्ष में तर्क आज भी बहुत हैं, क्योंकि ये गुट निरपेक्षता शक्ति एक प्रकार से संतुलन के लिए आज भी क्या है, आवश्यक है, यानी कि आपसी संतुलन बनाए रखने के लिए आज भी ये आवश्यक है। और अब अगर अपन देखते हैं संस्थापक सदस्य नाम मात्र के थे, इसकी 5-6 सदस्य राष्ट्र थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसकी सदस्य संख्या है वो लगभग 120 देशों से अधिक हो गई है। तो इसकी वर्तमान में जो अपन कह सकते हैं इसकी प्रासंगिकता लगातार आज भी बढ़ती जा रही है। और आज के संदर्भ में अगर देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में जो परमाणु युद्ध का एक प्रकार से भय बना हुआ है, उस दृष्टि से भी ये एक गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है आज भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन सब जानते हैं किसी राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को यह एक प्रकार से सुरक्षा का आधार प्रदान करता है उस राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र विदेश नीतियों के निर्धारण के लिए। साथ में अगर अपन देखें अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसी चुनौतियां हैं, मानवाधिकार, विकास, जो विश्व व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी जो वार्ताएं हैं, उसके संबंध में भी अपन कह सकते हैं कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो एक प्रकार से आधार मंच के रूप में कार्य कर रहा है। और साथ में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, लेकिन द्विध्रुवीय व्यवस्था भी समाप्त होने के साथ साथ जैसे गरीब है, कमजोर राष्ट्र है, उसकी सुरक्षा संप्रभुता की चुनौतियां अभी भी क्या नहीं हुई है, कम नहीं हुई है। तो एक प्रकार से जो कमजोर राष्ट्र हैं, जो कमजोर राष्ट्र, जो गरीब राष्ट्र हैं, पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, उसके उत्थान के लिए या उसकी संप्रभुता, उसकी एकता व अखंडता को बनाए रखने का जो आधार, वो जो संबल प्रदान कर रहा है, वो आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन कर रहा है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी संबंध में आपको 1-2 इसके जो सम्मेलन हैं उसको भी ध्यान में रखने हैं, जो अपने सिलेबस में दिए हुए गुट निरपेक्षता के जो सम्मेलन हुए, जो 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वो हुआ था वेनेजुएला के एक मार्गरीता शहर है उसके अंदर हुआ था 17 से 18 सितंबर 2016 के अंदर। और याद रखना भारत के अंदर जो गुट निरपेक्षता का भी एक सम्मेलन हो चुका है, वो हुआ था 7वां शिखर सम्मेलन, 7वां सम्मेलन 1988 में।
इसी के साथ जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे मामले आए जिनमें सुलझाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है गुटनिरपेक्षता की, चाहे वो स्वेज नहर मामला हो, युगोस्लाविया का मामला हो या फिर इजराइल के संबंध में हो, तो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है इस गुटनिरपेक्षता की नीति ने। तो इन आधार पर अपन कह सकते हैं कि आज भी विश्व के अंदर जो चुनौतियों का सामना करने के लिए ये एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये एक प्रभावशाली है और यह एक ऐसा मंच है जो विश्व के विकासशील राज्यों को एक अपन कह सकते हैं कि एक समान भागीदारी प्रदान करता है, जो विश्व की जो प्रमुख चुनौतियां हैं जैसे सुरक्षा के खतरे हैं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, उनको प्रभावी ढंग से उसका सामना किया जा सके। तो इस दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि आज भी इसका औचित्य लगातार वर्तमान में बना हुआ है गुटनिरपेक्षता की नीति का। तो आज अपन ने इस गुटनिरपेक्षता के संबंध में पढ़ा। गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ है, अपन ने अच्छे से पढ़ा है कि विश्व के किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना। इसका अर्थ यह नहीं है कि तटस्थता की नीति को अपनाए, यानी जो सही है उसका समर्थन करे, जो गलत है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करे। साथ में पृथकतावाद की नीति भी नहीं है, पृथकतावाद की भी नीति नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ यह हुआ कि अलग थलग रहना नहीं, अलग थलग नहीं, दोनों के साथ एक प्रकार से समान व्यवहार के साथ कार्य करना, जो सही है उसका समर्थन करना, गलत है उसका विरोध करना। इस प्रकार की नीति इस गुटनिरपेक्षता के अंदर अपने को देखने को मिलती है। इसकी स्थापना अपन ने पढ़ ली कि इसकी 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हुई थी, जो यूगोस्लाविया में इसके संस्थापक सदस्य। वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता उसके संबंध में पढ़ा है। गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत में क्यों अपनाया गया है इसके संबंध में भी, गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया गया है इसके संबंध में भी अपन ने पढ़ा है भारत के अंदर। तो इस प्रकार से ये आज ये गुटनिरपेक्षता के संबंध में जो वर्तमान जो सरकार की बातें, इसमें भी एक प्रकार से अपन का सकारात्मक पक्ष रहा है, जिसमें भारत ने, आप अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान को एक प्रकार से आतंकवाद के मुद्दे पर अलग थलग करने का गुटनिरपेक्षता को उचित मत प्रदान भी कर रहा है और उसमें वर्तमान सरकार है वो इस आधार पर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सकारात्मक कदम भी उठा रही है। तो इस गुटनिरपेक्षता के संबंध में आज के लिए इतना ही। बाकी इस लेसन के बारे में अपन पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।